Hey YouTube, it's Enigma here. So ये हमारा अनदर सेशन है यू कैन से इयन एसेज का, जिसमें मैं इयन एसेज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इस इयन एसे की लिंक जो है वो प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक दैट आउट। द टाइटल ऑफ द एसे इज व्हाई लव मैटर्स द मोस्ट. As usual, I will be using color coding here. Pink is for, you can say, the main point that we are making, or the author का जो main idea रहेगा वो, और green would be the supporting detail, anything else, something like that. Okay, so you have to remember it. मेन थिंग जो हम जब भी इस एथिक्स को जब भी ये ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इफ़ यू लुक एट दिस पैसेज देन इट्स अ बेसिकली पैसेज जो कि एथिक्स के ऊपर बेस्ड है, यू नो, लाइक विच इज़ अ नीश जनरा जो कि कभी कभी कैट्स के अंदर आता है। तो इन पैसेजेस के अंदर यू नीड एन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें लाइक ऐसे जो पैसेजेस होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा सटल डिटेल्स होती है, तो हमें डिटेल्स नहीं पकड़नी है। वी आर नॉट कंसर्न विद डिटेल्स बिकॉज एग्जाम के अंदर यू हैव हार्डली, यू कैन से, एक पैसेज के लिए तुम्हें 8-9 मिनट देने, लाइक स्पेसिफिकली इफ यू आर फास्ट 8 मिनट इज कंसिडर्ड लाइक बहुत सही होता है। तो 8 मिनट्स देने, तो 8 मिनट्स के अंदर अगर हम हर एक डिटेल्स को एनालाइज करने बैठेंगे तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी, इजंट इट, लाइक वो सही नहीं होगा। तो हमें लाइक बस मेन स्ट्रक्चर पकड़ना है, व्हाट्स द मेन थिंग दैट द ऑथर इज मेकिंग, मेन पॉइंट पकड़ना है और वी हैव टू मूव इन फॉरवर्ड। तो उस मेंटालिटी से इस पैसेज की स्टार्टिंग करते हैं। तो लाइक यू कैन रीड इट अलॉन्ग विथ मी एज वेल, और इफ यू फाइंड इट कि नहीं कि मैं अगर समझा रहा हूँ, तो इफ यू फाइंड इट बेटर तो आप वैसा भी कर सकते हो। So let's get started. Being in love is one of the most profound experiences we can have, one that can powerfully move us and irrevocably change the way we see ourselves, one another, and even the wider world. Now, this is something you can say starting चीज़ है कि love का एक बेसिक जनरलाजी एक्सप्लेनेशन है कि लव की जो फीलिंग होती है वो सबसे profound एक्सपीरियंस होता है। एक पर्सन जो यू नो लाइक एक पर्सन जो लव के अंदर है, दैट इज द मोस्ट profound एक्सपीरियंस दैट वन कैन रियली हैव। और ये चेंज कर सकता है जिस तरह से हम दूसरों को देखते हैं। Literature and film often explore romantic love's capacity to move us and radically alter our world. Think of Romeo's and Juliet, for instance. But this experience is not limited to romantic love. Parents sometimes speak of experiencing overwhelming love at the first sight of their children, for example. Now, what does context tell us? ये बस हमें लव के बारे में बताता है कि लव एक जो है वो, ये एक पूरा पैसेज जो है इसका जो मेन पॉइंट है दैट इज दिस, कि लव एक बहुत ज़्यादा, यू कैन से, प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। और ये हमें लाइक जिस तरह से हम वर्ल्ड को देखते हैं, हमारी पूरी कैपेसिटी को चेंज कर सकता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसका मेन पॉइंट फर्स्ट ये था। सेकंड थिंग इज दैट कि हम ऑफन जो है वो लव में लोग जो है लिटरेचर को एसोसिएट करते हैं, बट एक और जो लव रहता है पेरेंटल लव, वो भी इससे कंपैरेबल रहता है। यू नो, इट कैन चेंज द वे दैट वी आर थिंकिंग। दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ. On the face of it, this powerful experience is related to with morality. For many thinkers influenced by Immanuel Kant, there is no place for luck in morality, and accordingly, little place for the emotions. Like then author goes on to say कि face value के ऊपर देखोगे तो like तुमको लगेगा कि क्या कह सकते हैं मोरालिटी के अंदर there is no place of love in when it comes to morality, because बहुत सारे जो thinkers हैं एमैनुअल कांट के, there is no place for luck in morality. वो बोलते हैं कि morality के अंदर कोई luck की कोई place नहीं है, emotions की कोई place नहीं है, specifically when it comes to the followers of Immanuel Kant. Morality seems to have to do with helping others regardless of who they are and whether we like or are emotionally connected with them or not. Then it goes on to say morality का concern क्या है। morality जो है वो मेनली डील करती है कि दूसरे लोगों को हेल्प करना, यू नो, रिगार्डलेस ऑफ भले से वो कोई भी हो, द हेल्पिंग टू दोस्त व्हेवर तुम इमोशनली कनेक्टेड हो या नहीं हो। मोरालिटी ऑन दिस वे ऑफ थिंकिंग इज अबाउट ड्यूटीज वी हैव टुवर्ड्स अदर्स। और मोरालिटी क्या है थिंकिंग के हिसाब से? ड्यूटीज जो भी होल्ड करते हैं दूसरे लोगों के हिसाब से, और डिमांड्स दैट वी कैन मेक ऑफ अस, या फिर जो डिमांड हम खुद से बनाते हैं, दैट इज मोरालिटी. Love, on the other hand, whether romantic, familiar, or love of friends, seems unpredictable, idiosyncratic, you know, which means peculiar, unique, and unique. That is the thing जो कि like author के हिसाब से love है. We can love others for all sorts of reasons. Romeo and Juliet fall in love at the first sight, and it is not something that you could demand of because it is not wholly under control. मतलब definitely unpredictable है। उसी चीज को उसने bolster करने के लिए यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट का क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल दिया है कि love is unpredictable. As William Godwin memorably put in 1793, what magic is there in the pronoun why? What should justify us in the overturning the decision of impartial truth? I might specially love and care for my friends, my family, and so on, but this might seems to have little to do with morality. ये चीज भी पूरा एक एग्जाम्पल है। दिस इज लाइक जस्ट जो मेन आर्गुमेंट है उसको एक्सप्लेनेशन है कि लव जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। नाउ समटाइम्स क्या होता है कार्ड के अंदर की जो फ्रेजेस रहते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। नाउ आई डोंट नो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, बट स्टिल आई विल मार्क दिस विद ऑरेंज। अगर मुझे पेपर के अंदर दिखा कि समथिंग इज इट, आई कैन ऑलवेज गो बैक। जो प्रेफरेंशियली यू कैन से, जो लाइक कैट के अंदर बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि एक पूरी फ्रेज उठा के दे देते हैं। सो दिस इज समथिंग, लोगों की फ्रेज जो होती है या फिर समथिंग जो कि एक पेक्यूलियर वर्ड्स होते हैं वो जरूर आ सकते हैं। सो आई हैव मार्क दिस विद ऑरेंज। अगर मुझे आगे क्वेश्चन दिखेगा, ऑल्दो वी डोंट हैव अ क्वेश्चन, बट दिस इज हाउ यू शुड ट्रीट इट। अब ये इतना पूरा पैराग्राफ था, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे मेन आइडिया पता करना है तो बस दो ही मेन आइडिया इंपॉर्टेंट है कि मोरालिटी का कंसर्न क्या है। मोरालिटी जो है इट्स लाइक हेल्पिंग अदर्स रिगार्डलेस ऑफ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होती मोरालिटी। देर इज नो प्लेस फॉर लक फॉर मोरालिटी।
और दूसरी थिंग इज दैट ड्यूटीज वी होल्ड टुवर्ड्स अदर, दैट इज द गोल फॉर मोरालिटी। और उसको कंपेयर करा है लव से कि हाउ मोरालिटी एंड लव आर डिफरेंट, बिकॉज लव इज अनप्रिडिक्टेबल, दैट इज एवरीथिंग दैट इस पैराग्राफ, इतने बड़े पैराग्राफ के अंदर यही मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्रीन जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पर जो ये वाला जो ग्रीन है ये एक्चुअली इसको सपोर्ट करने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए ये ग्रीन का यूज करा गया है। एंड दिस इज समथिंग, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, बट आई हैव मार्क्ड इट विद ऑरेंज बिकॉज यहाँ पर एक फ्रेज यूज्ड है। कभी कभी एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। सो लेट्स गो ऑन विद फर्दर, आगे का बोलता है। As a result, love, whimsical, unpredictable, unique, is often thought to be a rather separate matter from ethics, a matter of duties we hold towards all equally. At worst, the partiality that seems central to love seems to conflict with impartiality that seems to be characteristic ethics. Now, this is, you can say, एक बहुत important keywords आ गए यहाँ पर, जो कि हमारे लिए थोड़े important पड़ जाते हैं। हमने पहले पढ़ा, इन दोनों को कंपेयर करा, फिर ऑथर इसका कंक्लूजन इस पैराग्राफ के अंदर दे रहा है कि लव जो है वो पार्शियल होता है, इसमें मतलब तुम बायस रहते हो एक पर्सन के लिए, और एथिक्स जो है वो एक्चुअली इम्पार्शियल होता है, जिसमें तुम पार्शियलिटी नहीं शो करते, यू आर लाइक, भले से कि तुम क्योंकि तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता अकॉर्डिंगली टू यू कैन से एथिक्स एज वेल, सो तुम इम्पार्शियल रहते हो, तो यू विल बी जस्ट फेयर रहोगे हर एक पर्सन से। एंड एट बेस्ट इट मे सीम irrelevant टू एथिक्स। और देन ऑथर सेज कि एथिक्स के अंदर जो है यू कैन से पार्शियलिटी होती ही नहीं है, लाइक दैट इज द थिंग ऑथर्स टेक। फ्यू कंटेम्प्रेरी एथिसिस्ट इन फैक्ट गिव लव अ सेंट्रल रोल, और बहुत सारे एथिसिस्ट जो हैं वो लव को सेंट्रल रोल देते हैं। इस पैसेज का मेन मुद्दा क्या है? इस पैसेज का मेन मुद्दा ये है, कंक्लूजन दिया उसने कि लव जो है वो जो यू कैन से सेपरेट है किससे? एथिक्स है। पहले वो बोलता है कि लव जो है सेपरेट एथिक्स से, देन वो बोलता है कि एक्चुअली कंप्लीटली अपोजिट एंड के ऊपर है। तो दैट्स हाउ द ऑथर्स टोन शिफ्ट्स। वो बोलता है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि यू कैन से लव जो है वो एक सेंट्रल अलग डोमेन के अंदर है, और एथिक्स जो है वो अलग डोमेन के अंदर है। दिस इज द क्रक्स और एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ। The philosopher and novelist Iris Murdoch, however, insists that love is not only morally irrelevant but absolutely central to morality. Now यहाँ पर एक हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है, ये हमारा मानना है, पर आयरिस मर्डॉक का जो आयरिस मर्डॉक, आई डोंट नो इफ शी इज लाइक अगर वो लड़का है या लड़की है, बट हुएवर दैट पर्सन इज आयरिस मर्डॉक इज, ये इंसिस्ट करता है कि लव एक्चुअली मॉरली रिलेवेंट तो है ही, साथ में एक्चुअली सेंट्रल है इसके लिए, मोरालिटी के लिए, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू आयरिस मर्डॉक लव जो है वो अलग नहीं है, वो मोरालिटी के लिए सेंट्रल है। देखते हैं हम आगे क्या बोलता है। शी बिगिंस, which means she is a she begins two of her most famous essay with assertions of the significance of love in ethics, claiming in the idea of perfection that love is a central concept in morals and on God and good, that we need a moral philosophy in which the concept of love, so rarely mentioned now by the philosopher, can once again be made central. Now this whole information is just a supporting detail. This is not something which is like एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो मेन आइडिया यह है कि आयरिस मर्डॉक बोलती है कि लव जो है वो सेंट्रल मॉरली रिलेवेंट तो है ही, साथ में एक्चुअली सेंट्रल है किसके लिए? मोरालिटी के लिए। और ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू अस। Specifically, she suggests that though our actual experience of love may often fall short of it, attentive love is fundamental to morality. अब ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ क्या बोल रही है कि ये सजेस्ट करती है, यू नो लाइक उसके आयरिस मर्डॉक के थॉट है कि हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ लव जो है वे ऑफन फॉल शॉर्ट ऑफ इट। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो एक्चुअल एक्सपीरियंस करते हैं लव का, वो शायद ट्रू एक्सपीरियंस ना हो, या फिर जो एक्सपीरियंस होता है उससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस हो सकता है, यू नो लाइक वी ऑफन फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन व्हेन इट कम्स टू लव, बट अटेंटिव लव इज फंडामेंटल टू मोरालिटी। अब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट डिटेल कि अटेंटिव लव जो है वो फंडामेंटल है किसके लिए? मोरालिटी के लिए। दिस इज समथिंग दैट वी हैव रेड। This is like supporting information, you can just crux it out. अगर आगे लगेगा तो we can always go back. This is the main idea of this passage. But why does she think that love is so central, and is this idea worth taking seriously today? Now author जो है वो एक question raise कर रहा है कि why does she think, like वो ऐसा क्यों सोच रही है कि लव जो है वो बेसिकली इतना सेंट्रल है मोरालिटी के लिए, और क्या ये आइडिया जो है वो रियली वर्थ कंसिडरिंग है? सो दिस इज अ क्वेश्चन जो कि डाउट कास्ट कर रहा है कि यू नो लाइक ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ऑथर एक क्वेश्चन आस्क कर रहा है। To see how Murdoch ends up thinking that love is central to morality, it is first worth asking a broader question: what is morality? Now author says कि इससे पहले कि हम ये वाले क्वेश्चन का आंसर दें कि लव जो है वो मोरालिटी की सेंट्रल है या नहीं, हमें सबसे पहले एक बड़े क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि मोरालिटी क्या है। Murdoch's answer is that the core of our moral life is the way we see the world, our vision of it. Now ऑथर क्वेश्चन है कि मोरालिटी क्या है, और हमें आंसर किसका मिल रहा है? वी आर नॉट गेटिंग द लाइक ऑथर्स के यू नो ऑथर का आंसर नहीं मिल रहा है, हमें मर्डॉक का विजन मिल रहा है कि अकॉर्डिंग टू मर्डॉक हम जो कोर ऑफ आवर मॉरल लाइफ है ना, इज दैट इज द वे वी सी द वर्ल्ड, आवर विजन ऑफ इट। जिस तरह से मैं दुनिया को देख रहा हूँ वो मॉरल लाइफ का कोर विजन है अकॉर्डिंग टू मर्डॉक इटसेल्फ। We are always looking up at something in some manner and doing so we either build up a fairer, more just, more adequate picture of it, or we distort our vision of it. That is a continuous part of life. और उसी को आगे थोड़ा सपोर्टिंग डिटेल दी है, बट दिस कैन काउंट एज थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि वो इसी के ऊपर थोड़ा बिल्ड करता है कि मर्डॉक के हिसाब से जिस तरह से हम दुनिया को देख रहे हैं वही हमारा यू कैन से
मॉरल लाइफ का कोर है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दुनिया को एक फेयर मैनर के अंदर देख रहा हूँ या फिर मैं दुनिया को एक यू कैन से अनजस्ट या फिर डिस्टॉर्ट कर रहा हूँ उसकी इमेज को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मॉरल लाइफ के लिए। दिस इज समथिंग जो कि मर्डॉक का विजन है। दिस इज द की क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ। Now let's read further. Our vision, she thinks, largely determines how we go on to act. If I see you as my enemy, there will be no surprise when I start treating you like my enemy. If I had instead seen you as a potential friend, then I would naturally treat you with warmth and care. Acting rightly matters, she thinks, but how we act depends on how we see, principally on how we see other people. Now, this is something जो can say इसमें main important जो मुद्दा है ना वो ये वाला है क्या कि हमारा विजन जो है आवर विजन शी थिंक्स लार्जली डिटरमाइंस हाउ वी एक्ट। हम किस तरह से लोगों को देखते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। उसी का एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर ये करा है कि अगर मैं तुमको एक फ्रेंड की तरह देखूंगा तो मैं तुमको फ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगा, अगर मैं तुमको एनिमी की तरह ट्रीट करूंगा तो मैं तुमको एनिमी की तरह ट्रीट करूंगा। दिस इज जस्ट सपोर्टिंग डिटेल जो हमारे लिए लाइक कंसर्न नहीं है। दिस इज द मेन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एक्टिंग राइटली मैटर्स शी थिंक्स बट हाउ वी एक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ वी सी। और उसी चीज को वापस उसने रिट्रेट करा है कि अगर आप सही तरह से एक्ट कर रहे हो वो मैटर करता है, बट वो सब उस बात पे डिपेंड है कि हम किस तरह से लोगों को देखते हैं, प्रिंसिपली ऑन हाउ वी सी अदर पीपल। दिस इज द समथिंग दैट शी हैज डन। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हम राइट किस तरह से एक्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ के ऊपर, वो लोग तो मैटर करता है, वो चीज मैटर करती है, बट वो इस बात से डिटरमाइन होती है कि हम लोगों को किस तरह से देखते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पैसेज इटसेल्फ। लेट्स लुक एट फर्दर। Correspondingly, she sees the key moral activity not as a choice but as attention, an idea she gets from the activist, mystic and philosopher Simon Weil. Now यहाँ पर एक important crux of information मुझे लग रही है ये कि यहाँ पर ये बोल रही है कि लाइक इसके पहले पहले पैराग्राफ के अंदर वो बोलती है कि कैसे हम लोगों को देखते हैं वो मैटर करता है। अब यहाँ पर उसका रीजन पता चल रहा है कि कहाँ से उसने वो लिया, ये थॉट उसमें से कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। Correspondingly, she sees the key moral activity not as a choice but as an attention. कि ये एक चॉइस नहीं है, ये आपका अटेंशन है। जिस तरह से आप लोगों की तरफ अटेंड करोगे, जिस तरह से आप अपना अटेंशन स्पान मेंटेन करोगे लोगों की तरफ, किस तरह से आप उनकी नजर को देख रहे हो वैसे आप एक्ट करोगे। और ये आइडिया उसको किससे मिला? साइमन व्हील नाम का एक फिलोसोफर था, उससे उसको एक आइडिया मिला। On Murdoch's picture, our most basic moral activities are activities of attending to particular things in particular ways. Since this is the activity that shapes our vision of the world. अब यही चीज जो है वो उसने एक्सप्लेन करी है, लाइक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, बट आई एम मार्किंग द सपोर्टिंग डिटेल बिकॉज आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि यू हैव डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड। मर्डॉक के पिक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके जो मोस्ट बेसिक मॉरल एक्टिविटीज जो हो गई ना, जैसे कि जो भी एक्टिविटीज है, ये आर एक्टिविटीज ऑफ अटेंडिंग टू पर्टिकुलर थिंग्स इन पर्टिकुलर वेज। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप दूसरी चीजों को या फिर दूसरे लोगों को किस तरह से अपने किन तरीकों से उनको एड्रेस करते हो। सिंस दिस इज द एक्टिविटी दैट शेप्स आवर विजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये ही एक तरीका है जिससे आपका वर्ल्ड का विजन जो है वो शेप होता है। दिस इज समथिंग जो मर्डॉक कहती है। Thinking about others in a hostile way is morally significant, even if it never eventuates in outward action. Now this is like really important. अब ये क्या बोल रहा है? आप अगर आप दूसरों के बारे में hostile way के अंदर सोच रहे हो तो वो morally significant है, even though you're not taking action. अगर मैं किसी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और ऑल्दो मैं कर नहीं रहा हूँ बट मैं सोच रहा हूँ तो वो भी मॉरली सिग्निफिकेंट है। मतलब सोचना भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो यू आर नॉट डूइंग, सोचना एक और सोचना भी एक मॉरली सिग्निफिकेंट वैल्यू है। To see why this is, Murdoch asks us to imagine a fraught relationship between a mother and a daughter-in-law. M and D. M, she imagines, cannot be a D. She sees her as a common, unpolished, and lacking in dignity and refinements. D's accent and the way she dresses grate against M's sense of decorum, and again and again. M finds herself annoyed at D's tiresome childlessness. M, however, is a very proper person who would never dream of anything acting improperly. Does her unfair assessment of morality matter here? Now ये चीज क्या है? This is just an example to signify his point जो उसने ऊपर बोला है कि भले से आप होस्टाइल वे में एक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो वो भी सिग्निफिकेंटली मैटर करता है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऐसे एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में, जो कि उनके बीच में एक बहुत ही सही रिलेशनशिप नहीं है, फ्रॉड रिलेशनशिप है उस केस में। मदर इन लॉ जो है वो डॉटर इन लॉ को बियर नहीं कर सकती, उसके जो वो अनरिफाइंड है, यू कैन से वहाँ पर वो बोलती है कि लाइक शी इमेजिन्स कैन नॉट बी अ डी, वो उसको देखती है एज अ कॉमन पर्सन, अनपॉलिश पर्सन और लैकिंग इन डिग्निटी एंड रिफाइनमेंट। उसके हिसाब से ये सारी चीजें उसमें है। डी इज एक्सेंट इन द वे शी ड्रेसेस ग्रेट अगेंस्ट एम सेंस ऑफ डेकोरम, उसके हिसाब से उसका फैशन सेंस और ये सब जो है उसको नहीं जमता। M finds herself annoyed at D's tiresome childness, उसको उसकी childness भी नहीं पसंद। M, however, is very proper person who would never dream of acting improperly. पर देखा जाए तो मदर इन लॉ जो है वो एक्चुअली बहुत प्रॉपर पर्सन है, वो कभी भी इम्प्रॉपरली एक्ट नहीं करेगी। डज हर अनफेयर असेसमेंट ऑफ डी मॉरली मैटर हियर, तो वो भले से क्या सोचती है उसके बारे में, क्या ये मैटर करता है? अब उसका आंसर आएगा। It seems very intuitive here to think that M is doing something morally bad in conceiving of D as juvenile or vulgar. ऑथर इसका कंक्लूजन देता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा कि तुम जो है वो डॉटर इन लॉ की साइड होगे, कि उसकी जो मदर इन लॉ है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा वर्गल, मॉरल जो भी कर रही है वो मॉरली बैड है और वल्गर चीज़ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए डॉटर इन लॉ को।
This is something that we may be thinking. It is a snobbish and unfair way to think about D and is shaped by class and gender prejudices in concerning ways. Now ये important है कि यहाँ पर author एक important idea introduce करता है कि ये क्यों like this is you can say ये हमारे पास foundation ले करता है. This is the foundation part and this is the main idea जो कि यहाँ पर author बोल रहा है कि तुम ऐसा सब कुछ सोच रहे हो कि you are thinking कि mother in law जो है वो actually snobbish way में act कर रही है, मतलब arrogant act कर रही है, घमंडी जैसे act कर रही है और अनफेयर एक्ट कर रही है. अपनी डॉटर के लॉ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए. क्यों ऐसा सोच रही है वो? क्योंकि वो क्लास और जेंडर प्रेजुडाइसेस से भरी हुई है. शी इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट क्लास एंड जेंडर प्रेजुडाइसेस हैं उसके अंदर. उसके कारण वो ऐसे कंसर्निंग वेज के अंदर सोच रही है. बायस है, लाइक बायस है, उसके कारण वो ऐसा एक्ट कर रही है. But M is stipulated to have behaved beautifully to D. Despite this, she doesn't overtly express her disdain for D or act contemptuously towards her. Still, we might think that how M sees D matter in on itself. Now ये एक supporting detail थोड़ा मिल जाता है कि although वो उसको पसंद नहीं करती, but कभी भी वो उसको डिस्डेन नफरत से ट्रीट नहीं करती, वो उसको हॉस्टिलिटी से ट्रीट नहीं करती, वो बस सोचती है बट वो ट्रीट नहीं करती. तो फिर यहाँ पर क्या दिक्कत है? Thinking about others in a hostile and condescending way is morally significant even if it never eventuates in outward action. अब यही चीज जो है वो ऑथर ने रीट्रेट करी. यहाँ पर उसने एक लाइन दिया, एक बड़ा सा एग्जाम्पल दिया और उसका कंक्लूजन दे रहा है वो कि हम अगर किसी के बारे में होस्टाइल वे में सोच भी रहे हैं, भले से उसमें कोई एक्शन नहीं है, फिर भी वो मॉरली सिग्निफिकेंट है. मर्डॉक था सजेस्ट दैट विजन इज इटसेल्फ मॉरली सिग्निफिकेंट, और मर्डॉक जो है वो देयरफॉर ये हमारे पास कंक्लूड करता है कि जिस तरह से हम देखते हैं वो ही मॉरली सिग्निफिकेंट है. ये यहाँ पर कंक्लूजन आ गया. ठीक है, मर्डॉक ने बोल दिया. मर्डॉक ने पहले क्लेम करा कि हम जिस तरह से देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर उसने एग्जाम्पल दिया और उसने फिर कंक्लूजन दे दिया. नाउ लेट्स गो विद फर्दर. For Murdoch, this little vignette is representative of our moral lives as a whole. मर्डॉक के हिसाब से ये जो विग्नेटे है, दिस द पिक्चर दैट वी आर सीइंग, ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारी मॉरल लाइफ का, जिस तरह से हम लाइफ को जी रहे हैं. We are always building up pictures of the world, and those pictures can either be enlightening and illuminating or unfair, distorting and misleading, like M's vision of D. ऑथर फिर बोल रहा है कि मर्डॉक के लिए यू कैन से हमारा जो जो भी वर्ल्ड का व्यू है, ये हमारी मॉरल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. हम दुनिया को एज अ ब्राइटर प्लेस भी देख सकते हैं और उसको जैसा है वैसा देख सकते हैं, या फिर हम उसको यू कैन से अनफेयर देख सकते हैं, फिर डिसोरिएंट कर सकते हैं, डिस्टोर्ट कर सकते हैं. On Murdoch's picture, to distort one's perception of reality and fail to do justice to another person in one's vision of them is a key find of moral failing. अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको मिलता है कि मर्डॉक के पिक्चर के हिसाब से to distort one's conception of reality and fail to do justice to another person in one's of the vision is a key find of moral failing. Moral author के you can say मर्डॉक के हिसाब से अगर आप you can say justice नहीं कर रहे, आपका विजन जो आपने देखा और विजन के हिसाब से अगर आप रियलिटी को एज जैसा है वैसा नहीं कर रहे, या फिर डिस्टॉर्ट कर रहे हो उस कंसेप्शन ऑफ रियलिटी को, या फिर आप जस्टिस नहीं कर रहे एक पर्सन को, तो वो एक मॉरल फेलिंग है. अब मर्डॉक के हिसाब से दैट इज अ मॉरल फेलिंग. Ultimately, she'll suggest that love is what enables us to grasp important truth about others. Love on our picture both enables and constitutes treating other rightly. And Murdoch के हिसाब से love is the thing जो कि हमको enable करता है कि हम important truth जो है accept कर सकें towards other, और ये दोनों चीज़ों को करने के लिए important है. तो यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक one of the thing जो कि important है, जिस तरह से हम वर्ल्ड को देखते हैं वही चीज़ important है, और लव जो है वो इस चीज को अचीव करने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज हम वर्ल्ड को एक फेयर और जस्ट वे में देख सकते हैं. दिस इज द ओनली की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द होल पैसेज. अभी तक तुमने एक चीज देखी होगी, एक ही एक आइडिया बार बार रिपीट हो रहा है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ एथिक्स पैसेज. whenever you are reading with ethics passage, एक आइडिया रिपीटेडली जो है वो रिपीट होगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो फॉर यू कैन से एवरी लिटिल बिट ऑफ क्रक्स इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देखनी है, हमें बस मेन आइडिया पकड़ना है. What would M have such an Why would M have such an unfair image of D? More generally, why is it that we all tend to distort things and views them in a way that fail to do justice to them? Why do we find it so hard to see another truthfully? अब यार यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे, बट इन 3 क्वेश्चंस में से ना जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पहले उसने स्टार्ट करा बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम्पल से, देन वो एक मेन मुद्दे के ऊपर गया कि मोर जनरली ऐसा क्यों है कि हम जो है वो डिस्टॉर्ट करते हैं चीज़ों को, जैसे हम देखते हैं उनको हम डिस्टॉर्ट करते हैं, रादर देन फेयरली देखने के बजाय हम उसको डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसा क्यों है? फिर ऑथर गोज ऑन टू द मेन पॉइंट, व्हाई डू वी फाइंड इट सो हार्ड टू सी अनदर ट्रुथफुली, हम एक दूसरे को सच की नजरों से क्यों नहीं देख सकते और हम उसको डिस्टॉर्ट क्यों करते हैं, ये ऑथर का मेन क्वेश्चन है. मर्डॉक आर्ग्यूज, और इस क्वेश्चन के ऊपर मर्डॉक आंसर दे रहा है. मर्डॉक आर्ग्यूज दैट द की प्रॉब्लम हियर इज ईगो, और इसका आंसर क्या है? ईगो है. ईगो इज द मेन रीजन कि हम दूसरों को वैसे नहीं देखते जैसा हमको रियलिटी में देखना चाहिए. द ईगो, शी सजेस्ट, प्रिवेंट्स अस फ्रॉम सीइंग ट्रूली बिकॉज इट लीड्स अस टू सेल्फ डिसीज और फैंटेसाइज. देन शी सेज कि ईगो जो है वो प्रिवेंट करता है हमको दूसरों को देखने के लिए जैसे वो है, बिकॉज इट लीड्स अस टू सेल्फ डिसीव और फैंटेसाइज. सो दिस इज द की क्रक्स ऑफ इंफॉर्मेशन.
ईगो जो है वो हमें सेल्फ डिसीव करता है या फिर फैंटेसाइज करता है, इसलिए हम दूसरों को जैसे वे हैं वैसे नहीं देख सकते. These fantasies prevent us from seeing others as they really are, a process that is shaped by both social convention and neurosis. अब now this is really important. ये fantasies जो हैं, ईगो जो है वो हमें सेल्फ डिसीव करता है या फिर फैंटेसी बिल्ड करता है, और ये फैंटेसीज जो हैं वो प्रिवेंट करती हैं हम जो लोग जैसे हैं उनको देखने से. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. बाय क्या, दो प्रोसेस है. फैंटेसीज प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग अदर एज दे रियली आर, अ प्रोसेस दैट इज शेप्ड बाय. और ये जो प्रोसेस है ना, लाइक दूसरों को देखना जैसे वो है, ये प्रोसेस जो रहती है शेप रहती है दो चीजों से. सोशल कन्वेंशन कि हम किस तरह से सोशली एक्ट कर रहे हैं, एंड न्यूरोसिस. एंड व्हाट शी कॉल्स न्यूरोसिस. अब न्यूरोसिस क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट दिस इज समथिंग यू कैन से न्यूरोसिस है और एक सोशल कन्वेंशन है. ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है जिस तरह से हम लोगों को देखते हैं रियलिटी के अंदर. और फैंटेसीज जो है वो हमको प्रिवेंट करती है सब चीज करने के लिए, और फैंटेसी ओरिजिनेट किससे करती है, ईगो से. दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट पैसेज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 की क्रक्स ऑफ आइडियाज आए जो बहुत क्लोजली लिंक्ड है. To start at the beginning, Murdoch suggests that ego makes it difficult to properly attend to one another. Now, वो वही चीज you can say यहाँ पर उसने इंट्रोड्यूस करा कि ईगो जो है वो मेन जड़ है कि हम दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देख सकते. अब ईगो कैसे हमको करने से रोकता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन है शायद. Because it starts with to start at the beginning, Murdoch says that ego makes it difficult to properly attend to one another. ईगो जो है वो बहुत डिफिकल्ट करता है कि जिसके कारण हम अटेंड नहीं कर पाते दूसरे को. We often fail to see others adequately because the ego gets in the way and obstructs or distorts such vision. अब वही मतलब you can say पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है कि कैसे ईगो जो है वो हमको दुनिया से देखने से रोकता है. बहुत लॉजिकल है मतलब पैसेज का जो फ्लो है. On Murdoch's very loosely Freudian picture of the human side, the ego is anxious and utterly self-centered, utterly absorbed in itself and focused on protecting itself at all cost. Now ये भी एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आ जाती है कि Murdoch's very loosely Freudian picture of human side. मतलब फ्रूट यू कैन से फ्रूट जो है फ्रूट की ह्यूमन साइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में जो पिक्चर थी उसके हिसाब से एक छोटी मतलब बहुत लूज बहुत टाइट इमेज नहीं है. मर्डॉक के हिसाब से ह्यूमन साइक में जो अगर अपन डीप डेल्व जाएं तो ईगो जो है वो एंक्शियस है और अटर सेल्फ है, और वो केवल और केवल खुद में एब्जॉर्ब्ड है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की हर एक कोशिश करता है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. इट देयरफॉर इग्नोर्स और डिस्टॉर्ट एनीथिंग not directly relevant or the self or inconvenient to it, even at the cost of losing one's grasp of reality. Now ये भी important आ जाता है कि ईगो जो रहता है ये या तो इग्नोर करेगा किसी चीज को completely या फिर डिस्टॉर्ट करेगा anything not directly relevant to the self or inconvenient to it. अगर एक पर्सन है उस पर्सन के लिए यू कैन से वो पर्सन का जो ईगो है वो केवल उसको खुद को देखेगा, ना कि दूसरी चीजों को. अगर कोई दूसरी चीज है जो वो खुद के बारे में सोच रहा है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको खुद के बारे में सोचने से हटाकर किसी और चीज के ऊपर फोकस करेगी, ईगो वो इधर, क्योंकि ईगो के लिए वो इनकन्वीनियंस है तो या तो वो उसको लाइक इग्नोर करेगा पूरी तरह से, या तो फिर वो लाइक विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दैट इनकन्वीनियंट थिंग. दैट इज द थिंग जो कि मेन मैटर कर रहा है. तो यहाँ पर ईगो की फंक्शनिंग है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि कैसे ईगो जो है वो हमें वर्ल्ड से क्या कह सकते हैं रियलिटी की चीज़ों हैं उनको देखने के लिए मना करता है, और हम कह सकते हैं रियलिटी की चीज़ों को हम नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ द ईगो इटसेल्फ. दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस पैसेज इटसेल्फ इन द सोवरेनिटी ऑफ द गुड. ये लाइक ये उसका बस नोट्स है कि इस बुक के अंदर वो क्या लिखती है. लाइक लेट्स रीड इट फर्दर. We are anxiety ridden animals. Our minds are continually active, fabricating or anxious, usually self preoccupied, often falsifying veil, which partially conceals the world. तो डेफिनेटली यू कैन से ईगो का ही मेंशनिंग बताया है कि हम जो है वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनका माइंड जो है वो कंटिन्यूटली फैब्रिकेट होता है एज एंग्शियस, यूजुअली प्री सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऑफन फॉल्सिफाइंग वेल. वेल मतलब बेसिकली क्या कह सकते हैं, पर्दा. ये वही वाला पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन था ना, ये अकॉर्डिंगली टू मर्डॉक द ईगो इज anxiously, utterly self-attained, utterly absorbed in itself and focused on protecting at all cost. ये एक्चुअली इसी लाइन से लिया गया. दिस इज द सेम यू कैन से पैराफ्रेज करा गया इस लाइन को और इसको यहाँ पर रख के दिया गया. सो दैट्स स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट. The ego on this picture is resolutely inward looking. It pulls us to ourselves and our own concern, and in doing so obscures everything else. Now ये वापस से you can say like continuingly like repetitive stance है, because यहाँ पर उसने stance बता दिया कि कैसे ego जो है वो हमको obscure करता है. उसी चीज को बताया कि ego जो है वो अंदर की तरफ देखता है, इनवर्ड लुकिंग होता है, ये पुल करता है हमको हमारे ओन कंसर्न्स के अंदर और बाहर की चीजों से हमको दूर हटा देता है. As such, it distorts our attention and vision, inducing us to not look at things that in fact matter, or encouraging us to distort what we should and in good fact see. और वही चीज वी कैन से इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि हम अपनी अंदर की तरफ देखते हैं, हमारे कंसर्न्स को देखते हैं, तो वो चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी चीज को देखते हैं, बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हैं या फिर उन चीजों को डिस्टॉर्ट करेंगे, और जो हमारे लिए मैटर करती है बस उनको उसी नजरों से देखेंगे.
It can therefore prevent us from truly seeing or understanding reality, and most importantly it can prevent us from understanding other people. इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट कर सकता है हमको लोगों को देखने से एज वो रियलिटी में है. तो दिस इज स्पेसिफिकली सेइंग कि इन दो पैराग्राफ्स का जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर है. सो यू कैन से हाउ दिस इज वर्किंग इज लाइक ऑथर एक आइडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद ऑथर उसको इलस्ट्रेट करता है, फिर एग्जांपल देता है, और यूजुअली मोर एंड ऑफन इन दैट वो उसका कंक्लूजन प्रोवाइड करता है. दिस मे बी द यू कैन से एसेंस, या फिर जिस तरह से ये पैसेज ऑपरेट कर सकता है. अभी तक मुझे ये समझ में आया. लेट्स रीड फर्दर. Think of the way in which resentment towards someone who irritates you can color your vision of them. अब ऑथर ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर आप किसी से नफरत करते हो या फिर आप किसी को पसंद नहीं करते तो वो कैसे तरह से, या फिर कोई पर्सन आपको इरिटेट करता है तो आप किस तरह से उनका विजन अपने माइंड में लाइक लाओगे. On Murdoch's picture, the self-centeredness of ego therefore pushes us to fantasize, to protect the ego by seeing only what we wish to see or what concerns us, whether by ignoring certain other things altogether or by horribly distorting them. अब ये वही क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको बार बार रिपीट कर रहा है. वही आइडिया कि ईगो जो रहता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर कंसर्न नहीं रहता. तो या तो आप दूसरी चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर करोगे या फिर उसको हॉरिबली डिस्टार्ट करोगे जिस तरह से वो केवल आपकी नज़रों के लिए सही है. जो आपके लिए सही है आप उस चीज़, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक एक्सीडेंट हो गया, ओके, नाउ तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम वहाँ पर कॉल करो, बट वॉट यू आर डूइंग इज यू कैन से आप कोई हेल्थ इंस्पेक्टर के सीईओ है, सो यू आर ट्राइंग टू एक्ट, ऑल्दो यू आर नॉट इन डॉक्टर, यू ट्राइंग टू एक्ट बिकॉज शायद तुम्हारा कुछ पीआर रेपो बढ़ जाएगा फिर कुछ, तो दैट इज समथिंग कि वो तुम्हारा ईगो बोल रहा है कि मेरे को ये करना है, बट तुम्हारा मॉरली एथिकली राइट क्या है कि वहाँ पे आपको डॉक्टर बुलाना चाहिए. सो ईगो इज एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड. दैट इज द होल मेन की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि हमको ये पूरा रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन है. Such fantasies present us with a world reflecting our own concerns, not a world as truly is, she writes. तो वही चीज इंपॉर्टेंट यू कैन से, ये पूरा रिपीटेटिव पैराग्राफ है. अगर ये पैराग्राफ नहीं भी होता ना तो हमको समझ में आ जाता कि क्या ऑथर का कंसर्न है. दिस इज द सेम थिंग जो कि रिपीट हुई है बार बार कि ईगो सेल्फ सेंटर्ड है, वो हमें हमेशा अपने बारे में सोचेगा. हम ईगो जो है वो कोशिश करेगा कि वो केवल अपने बारे में सोचे या फिर कंसर्न करे खुद की प्रॉब्लम से. अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको दूर लेके जा रही है तो वो उसको पूरा डिस्टॉर्ट कर देगा या इग्नोर करेगा, फिर डिस्टॉर्ट करेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं मेरा फायदा कैसे देख सकता हूँ इन सब चीजों के अंदर. दैट इज व्हाट ईगो ऑपरेट्स, ऐसा वो ऑपरेट करता है. देन उसका कुछ लाइक राइट्स है, यू कैन से मर्डॉक बोलती है द चीफ एनिमी ऑफ एक्सीलेंस इन मोरालिटी एंड ऑल्सो इन आर्ट इज पर्सनल फैंटेसी, द टिश्यू ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजिंग एंड कंसोलिंग विशेस एंड ड्रीम्स विच प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग व्हाट इज आउटसाइड वन. तो मर्डॉक के भी वही विजन है. इट्स लाइक नथिंग यू कैन से एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट कि रियलिटी को देखने में सबसे बड़ा जो एनिमी है वो एक्चुअली क्या कह सकते हैं, ईगो है. फैंटेसी रहता है, ईगो से फैंटेसी ओरिजिनेट होती है, यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. द टिश्यू, और उसको एक्सप्लेन करा कि टिश्यू ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजिंग एंड कंसोलिंग विशेस की सेल्फ एग्रेंडाइजिंग मतलब अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर ऊपर समझना, एंड कंसोलिंग विशेस एंड ड्रीम्स व्हिच प्रिवेंट अस फ्रॉम सीइंग व्हेयर द आउटसाइड वन इज. वही इंफॉर्मेशन, वही रिपीटेटिवनेस, जस्ट कीप इट. The ego is dangerous, Murdoch suggests, because it is so strongly incentivize us to fantasize. Fantasy prevent us from engaging with reality, prevent us from recognizing, even from recognizing reality. वही की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही रिपीटेटिवनेस कि ईगो डेंजरस है बिकॉज ये हमको क्या कह सकते हैं, ये फैंटेसाइज करता है, हम ये हमको इंसेंटिवाइज करता है, ये हमको बोलता है कि आप फैंटेसाइज करो, और फैंटेसी जो है वो हमको रियलिटी से दूर लेके जाती है या फिर रियलिटी को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते. वही चीज, वही की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिपीटिशन, नॉट रियली इंपॉर्टेंट. देयर आर सम पर्टिकुलरली स्टार्क एग्जाम्पल ऑफ फैंटेसाइजिंग. नाउ ये इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर ऑथर जो है, यहाँ पर जो उसने पहले वाला स्टेटमेंट दिया कि फैंटेसी जो है वो हमको रियलिटी से दूर लेके जाती है, हम देख नहीं पाते, इसका एग्जाम्पल जो है ना फैंटेसाइजिंग का, ये यहाँ पर गिवन है. थिंग्स लाइक बिलीफ इन arcane conspiracy theories और बिलीफ इन अनग्राउंडेड prejudicial stereotypes. ये एग्जाम्पल है किसके, यू कैन से फैंटेसाइजिंग के. फैंटेसाइजिंग क्या क्या एग्जाम्पल है, अर्केन थ्योरी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, जो यू कैन से लाइक बहुत ज़्यादा टफ, या फिर कोई भी पुरानी अर्केन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होनी है उसके ऊपर बिलीव करना, या फिर बिलीव करना अनग्राउंडेड प्रेजुडाइजल स्टीरियोटाइप्स के ऊपर. मतलब ऐसे ऐसे जो बेसिकली क्या कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स जिनका कोई ग्राउंड नहीं है, अनग्राउंडेड है, हवा के अंदर तैर रहे हैं फिर भी आप उनके ऊपर बिलीव कर रहे हो, तो वो भी फैंटेसाइजिंग हो गया. These can plausibly feed a person's ego in different ways, such as by making them feel privy to some kind of elite knowledge or reinforcing their complacency in their own social standing. अब ये चीज क्या करती है, अगर ये इंपॉर्टेंट, ये आई विल नॉट मार्क इट ग्रीन बिकॉज ये थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल. तो व्हाट दिस इज सेइंग कि लाइक दो तरह के उसने वो बता दिया कि क्या कह सकते हैं फैंटेसाइजिंग के एग्जांपल कौन कौन से होगा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अंडरग्रेजुएट और अनग्राउंडेड प्रीजुडिशियल यू कैन से स्टीरियोटाइप्स. ये जो रहते हैं, ये जो दोनों यू कैन से दोनों जो एग्जांपल दिए उन्होंने फैंटेसाइज करने के लिए, व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली फीड अ पर्सन ईगो. एक पर्सन का ईगो डिफरेंट वे से फीड करते हैं. कैसे फीड करते हैं,
मेकिंग देम फील प्राइवी टू सम काइंड ऑफ एलीट नॉलेज। उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ एलीट नॉलेज है जो लोगों के पास नहीं है। और रीइंफोर्सिंग देयर कंप्लिसेंसी इन देयर ओन सोशल स्टैंडिंग, या फिर उनकी सोशल स्टैंडिंग के अंदर जो कंप्लिसेंसी होती है ना, उसको और रीइंफोर्स कर देते हैं कि हाँ तू तो बड़ा है। दैट इज समथिंग what these examples of fantasizing do. Okay, so you have to remember. But Murdoch's thought is that much of our ordinary vision is like this too. मर्डॉक का ये थॉट है, अब यहाँ पर मर्डॉक का थॉट दिया गया है कि मर्डॉक जो है, मर्डॉक के हिसाब से हमारा ऑर्डिनरी जो वो रहता है ना, विजन भी है, वो इसी तरह का है। ऑर्डिनरी विजन मतलब ये, पहले ऑथर बोलता है कि फैंटेसाइजिंग जो है स्पेसिफिकली ये दो चीजें हैं, जैसे कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो गए या फिर अनग्राउंडेड प्रेजुडिशियल वे हो गया, ये ईगो को इस तरह से अफेक्ट करते हैं। देन मर्डॉक ये बोलती है कि यही दो चीज ऐसे इफेक्ट नहीं करते, हमारा नॉर्मल जो विजन है वो भी ऐसा ही है, वो भी हमको ऐसे इफेक्ट करता है। थिंक फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, अबाउट द वे इन विच रिजेंटमेंट टुवर्ड समवन हु इरिटेट्स यू कैन कलर योर विजन ऑफ देम। वही सेम इन्फॉर्मेशन जो हमको बेसिकली क्या कह सकते हैं पहले दी थी। This is much more everyday case of fantasizing that might also importantly distort your grasp of who that person really is. वही चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 आइडियाज है जो कि इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करता है फैंटेसाइजिंग की 2 एग्जाम्पल देके, जो कि हमारे पास है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का या फिर हम बिलीफ अगर हम रख रहे हैं अनग्राउंडेड प्रीजुडिशियल यू कैन से स्टीरियोटाइप्स के अंदर। ये कैसे एक्ट करते हैं, ये एक पर्सन के ईगो को डिफरेंट तरह से क्या कर सकते हैं, ऑल्टर करते हैं बाय, या तो उनको बेसिकली क्या कर सकते हैं, ये बोलेंगे कि आपके पास कुछ एलीट नॉलेज है, या फिर उनकी सोशल स्टैंडिंग के अंदर जो कॉम्प्लिसेंसी है उनको रीइंफोर्स करते हैं। ये दो चीज से एक्ट करते हैं। मर्डॉक बोलती है कि यार यही दो तरीके नहीं है, हमारा नॉर्मल विजन भी एक तरीका है। उसका एग्जाम्पल देता है वो कि आप बस ये सोचो कि आप किस तरह किसी आदमी को रिजेंट करते हो, उस तरह से आप बेसिकली सोचो। तो आप जिस तरह से उस, क्योंकि आप उस पर्सन को अपने माइंड के अंदर रिजेंट करते हो ना, तो आपका जो फैंटेसाइजिंग होगी, जो आपका थॉट प्रोसेस होगा उस पर्सन के अराउंड में, तो आप कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाएगा कि अब वो कोई सही चीज भी कर रहेगा फिर भी आपको लगेगा कि यार ये तो गलत है, बिकॉज यू इन योर माइंड यू आर रिजेंटिंग दैट पर्सन। दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। Murdoch's suggestion is that what M was doing when thinking about D was fantasizing. Murdoch ये बोलती है कि जो मदर इन लॉ जो एक्चुअली कर रही थी ना डॉटर इन लॉ के बारे में, वो डॉटर इन लॉ के बारे में सोच रही थी कि यार ये तो यू कैन से डल है, या फिर यू कैन से इसका फैशन सेंस नहीं है, जो भी था, ये एक्चुअली वो क्या कर रही थी, मदर इन लॉ फैंटेसाइज कर रही थी। दिस इज समथिंग दैट मर्डॉक सजेस्ट। She wasn't really responsive to how D is or considering the fairest way to think about her. Her ego got in the way of really seeing D. ऑथर फिर ये बोलता है कि शी वॉजेंट रियली रिस्पॉन्सिव टू हाउ डी इज, वो एक्चुअली रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी कि कैसे डी है, डॉटर इन लॉ कैसी है उसको दिख नहीं रहा था मदर इन लॉ को, और कंसिडरिंग द फेरेस्ट वे टू थिंक अबाउट इट, या फिर वो फेरेस्ट वे से देख ही नहीं रही थी अपनी डॉटर इन लॉ को। क्यों? क्योंकि हर ईगो गॉट इन द वे ऑफ रियली सीइंग डी, क्योंकि उसका ईगो जो है वो बीच में आ गया। डॉटर इन लॉ को वो देख ही नहीं पाई, फेयर विजन था ही नहीं। उसने बोला, मर्डॉक ने क्या बोला, मर्डॉक ने हमें ये बोला कि यार ईगो अगर आ जाता है ना, तो आप उस पर्सन को जैसा वो है वैसा नहीं देख पाते, आप उसको डिस्टॉर्ट करते हो। और ऑथर उसी को एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट कर रहा है कि एक्चुअली डॉटर इन लॉ को मदर इन लॉ देख ही नहीं पाई क्योंकि उसका ईगो जो है वो बीच में आ गया, एज शी रियली इज। M's caricature of D depended both on unjust social convention and on more individually or personally specific concerns. M had neurosis, for instance, in seeing D as vulgar and lacking in refinement. M's vision made use of problematic class stereotypes that picks up on D's lower class status. Now, यही चीज you can say this is not really important because ये example की तो illustrate करना चाहता है, but यहाँ पर एक थोड़ा key crux of information ये आ जाता है कि M का जो caricature था, मतलब M का जो demeanor था, you can say मदर इन लॉ का जो डिमीनर था टुवर्ड्स डॉटर इन लॉ, वो डिपेंड करता था किसके ऊपर, अनजस्ट सोशल कन्वेंशंस के ऊपर। क्योंकि हमने अगर इफ यू रिमेंबर पहले पढ़ा था कि दो चीजें होती हैं, एक सोशल कन्वेंशंस होते हैं और एक न्यूरोसिस होता है। उसमें आपको न्यूरोसिस पता नहीं था, न्यूरोसिस क्या है अभी भी पता नहीं है। यहाँ पर वो बोलता है कि मदर इन लॉ का कैरिकेचर है ना ऑफ डॉटर इन लॉ का, ये अनजस्ट सोशल कन्वेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और मोर इंडिविजुअली और पर्सनली स्पेसिफिक कंसर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर न्यूरोसिस। तो ये चीज समझ में आ गई कि व्हाट इज न्यूरोसिस, जो वहां पर डिफाइन नहीं करा गया था ना, वो यहाँ पर समझ में आ गया कि पर्सनल कंसर्न, जो हमारे पर्सनल इमोशनल वेलबींग होती है, या फिर जो भी चीजें हैं वो न्यूरोसिस के अंदर आती हैं। तो कुछ रिलेटेड है, अभी मेरे पास स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है न्यूरोसिस की, बट दिस इज ऑल आई गॉट। For instance, in seeing D as a vulgar and lacking in refinements, M's vision made use of problematic class stereotypes that picks up D's lower in class status. तो क्योंकि लाइक क्या डॉटर इन लॉ सच में वल्गर थी? नहीं थी, पर मदर इन लॉ के अंदर एक्चुअली यू कैन से शी वाज फैंटेसाइजिंग अबाउट, उसका ईगो बीच में आ गया, ईगो के कारण फैंटेसी बनी। फैंटेसी के अकॉर्डिंगली फैंटेसी में क्लास प्रिविलेजेस भी आ गए और यू कैन से स्टीरियोटाइप भी आ गया। स्टीरियोटाइप ने बोला कि ये तो वल्गर है, तो उसके कारण वो उसको वल्गर परसीव करने लगी, बट रियलिटी में उसने उसको देखा ही नहीं। ऑल द कॉज वाज ईगो, ईगो के कारण हुआ। बट देयर वाज आल्सो पर्सनल एलिमेंट टू
तो अब ऑथर ये बोल रहा है कि बट देयर वर आल्सो अ मोर पर्सनल एलिमेंट टू एम्स विजन ऑफ डी. हर caricature was also shaped by fear and jealousy at the thought that D has displaced her from center of her son's life. Now ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी. क्या क्या पढ़ी? सोशल कन्वेंशन पढ़ा और न्यूरोसिस पढ़े. ये दोनों चीजें जो हैं वो फैंटेसी को क्या कह सकते हैं, ऑल्टर करती है. ईगो से फैंटेसी ओरिजिनेट होती है और सोशल कन्वेंशन और न्यूरोसिस भी इफेक्ट करता है. बट एक तीसरा एलिमेंट भी है जो यहाँ पर ऑथर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो कौन सा है? पर्सनल एलिमेंट. एक पर्सनल एलिमेंट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पड़ जाता है. ठीक है, और वो कौन कौन सा है? जो कि शेप्ड होता है किससे? फियर और जेलसी से. तो पर्सनल एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास तीन की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आ गए: सोशल कन्वेंशन, न्यूरोसिस एंड पर्सनल एलिमेंट. दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि शेप करते हैं किसको? फैंटेसी को. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिससे फैंटेसी ओरिजिनेट होती है. These social and postal elements, convention and neurosis. अच्छा, तो you can say अब यहाँ पर उसने डिफाइन कर दिया. So there are no three elements, there are actually two elements. मतलब personal elements ही क्या कह सकते हैं? न्यूरोसिस है. तो हमारे पास स्पेसिफिकली कन्फर्म हो गया कि जो यहाँ पर न्यूरोसिस जो बोल रहा था ना, ये पर्सनल एलिमेंट्स है. तो देर आर ओनली टू फैक्टर जो फैंटेसी को क्या कह सकते हैं? ओरिजिनेट करने देते हैं. दीज आर यू कैन से फर्स्ट थिंग जो हमारे पास दिमाग माइंड में आता है, सोशल कन्वेंशन एंड सेकंड न्यूरोसिस. बहुत फाइन है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं. तो न्यूरोसिस भी डिफाइंड हो गया. अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने क्रैक नहीं करी हो इस पैसेज के अंदर. These social and personal elements, convention and neurosis can combine. Okay, तो ऑथर बोल रहा मतलब मर्डॉक कहती है कि ये दोनों जो फैक्टर है ना, जो फैंटेसी को अराइज करते हैं, ये कंबाइन हो सकते हैं. मर्डॉक सजेस्ट इन द sublime and the good to create images that have power, great power on us. Since they speak so strongly to our egos, we are resistant to amending or displacing them. Instead, it is easier for us to retain our self-serving fantasies, and so we often do. नाउ यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसने क्या बुक के अंदर लिखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसने क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है. टू क्रिएट इमेजेस दैट हैव स्ट्रॉन्ग और ग्रेट पावर ओवर अस. ऐसी इमेज बनाओ जिसके ऊपर जो कि ग्रेट पावर हो हमारे ऊपर, विच मीन्स विच क्रिएट अ ग्रेट पावर ऑन अस, विच मीन्स पॉजिटिव, कुछ रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू पॉजिटिविटी. सिंस दे स्पीक सो स्ट्रांगली टू आवर ईगोस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बात करती है हमारे ईगो से, वी आर रेजिस्टेंट टू अमेंडिंग और डिस्प्लेसिंग देम. अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इमेज नहीं बनाओगे, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इमेज एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमेज, सो वो हमसे, क्योंकि एक कोई भी इमेज जो रहती है हमारी माइंड के अंदर, वो स्ट्रांगली हमारे ईगोज पे बात करती हैं, और इसीलिए हम रेजिस्टेंट रहते हैं अमेंडिंग और डिस्प्लेसिंग देम. एक बार जो इमेज बन जाती है, क्योंकि वो हमारे ईगो से इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट करती है कि लेस लाइकली चांसेस है कि फ्यूचर के अंदर हम उनको अमेंड करेंगे या फिर डिस्प्लेस करेंगे. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. Instead, it is easier for us to retain our self-serving fantasy and we often do so. क्योंकि हम जो इमेज बनाते हैं अपनी माइंड के लिए, जो कि क्या कह सकते हैं, ईगो को फीड करती है, और जैसे ही वो ईगो को फीड करती है तो उसके बाद क्या होता है, हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं. हम उन इमेजेस को या तो हम बेसिकली अमेंड करें या फिर डिस्प्लेस करें. तो हम क्या करते हैं, इस इंस्टेड हमारे लिए बेटर ये होता है कि यार जो हमने सेल्फ सर्विंग फैंटेसी होती है ना, सेल्फ सर्विंग फैंटेसी का मतलब ये होता है ऐसी फैंटेसी जो हमारे लिए सेल्फ, जो हम मेरे ईगो को फीड कर रही हो. इसलिए मुझे, मेरे लिए बेटर ये होता है कि मैं अपनी उस फैंटेसी को रखूं. मैं क्यों अपनी इमेज को चेंज करूं? इमेज को चेंज करना प्रॉब्ली शायद एक पेनफुल प्रोसेस है, तभी तो वो बोल रहा है वी आर रेजिस्टेंट टू अमेंडिंग और डिस्प्लेसिंग देम. सो इंस्टेड की बेटर है कि हम उन सेल्फ सर्विंग फैंटेसीज को मेरे साथ ही रख लूं. ये चीज ऑथर ने बोली है. तो ये इसमें हमारे पास एक, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर की आइडिया जो है, दैट इज ओनली वन दिस. हम हमें इमेज बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्गर इमेज बनानी चाहिए, क्योंकि इमेज के अंदर ग्रेट पावर होती है हम हमारे ऊपर. दैट इज वन थिंग जो कि ऑथर बोल रहा है. सेकेंड थिंग इज दैट ये इमेज जो है, जो ईगोस को फीड करती है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड रहती है कि हम उनको बाद में अमेंड या फिर डिस्प्लेस नहीं कर पाते. इसीलिए ये हमारे लिए बेटर रहता है कि हमारी सेल्फ सर्विंग फैंटेसी को यू कैन से रिटेन करें. ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. This picture of being caught up within our egos and unable to really see others sound rather bleak. ऑथर फिर बोल रहा है कि ये जो तुमने इमेज पोर्ट्रे करी है कि हम अपने ईगो के अंदर जो है वो फंस गए और हम दूसरों को जैसे वो है वैसे देख नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत ब्लीक साउंड करता है, बहुत ही मतलब लाइक सैड साउंड करता है, और फिर विदाउट होप साउंड करता है. व्हाट वुड इनेबल अस टू ओवरकम द ईगो एंड सी ऑन अदर राइटली. अब यहाँ पर ऑथर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ऐसी कोई चीज़ होगी कि हम इस लूप से बाहर निकलें, कि हम अपने ईगो को छोड़कर दूसरों को जैसे वो हैं वैसे ही अपन देख पाएं. हाउ इज इट अकॉर्डिंग टू मर्डॉक दैट वी माइट स्टॉप फैंटेसाइजिंग. अब एक बोलता है कि मर्डॉक के अकॉर्डिंगली कैसे हम फैंटेसाइज करना बंद कर सकते हैं. शी इंसिस्ट दैट व्हाट इज नीडेड फॉर मॉरल प्रोग्रेस टू अकर इज अल्टीमेटली अ रीओरिएंटेशन ऑफ लव. मतलब ये इसका आंसर भी दे दिया कि मर्डॉक के हिसाब से हम इस चीज़ को, मतलब यू कैन से ईगो की तरफ ही फोकस करना, फैंटेसी में जाना, लोग जैसे हैं वैसे उनको ना देखना, इसका सोल्यूशन जो है वो क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ लव है. दैट इज अ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मर्डॉक. तो यहाँ पर सोल्यूशन आ गया. For Murdoch, what is needed to counteract our tendency to draw our
attention inward towards self-centered concerns is something that draws us outward towards the reality of others. Now ये important आ जाता है कि मर्डॉक के हिसाब से लाइक ईगो जो है उसकी टेंडेंसी क्या है, अंदर जाना, टेंडेंसी टू गो इनवर्ड. उसका एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सोल्यूशन क्या होगा, एक ऐसी चीज जो हम जिसके कारण हम अंदर ना जाके बाहर जाएंगे, टुवर्ड्स टेंडेंसी टू गिव, टेंडेंसी टू आउटवर्ड. एंड व्हाट according to Murdoch, that is love. So love is a perfect counteract of, you can say, ego. What can draws us towards this way? Loving attention. अब वो ऑथर बोल रहा है कि इस चीज के ऊपर क्या ऐसी चीज है जो हमको, you can say, draw us outward, हमको बाहर की तरफ आकर्षित करेगी इस वे के अंदर. वो बोलता है लविंग अटेंशन. लविंग अटेंशन इज द मेन थिंग जो कि हमको इस तरह से क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट करेगी. अ काइंड ऑफ जस्ट पेशेंट जनरस अटेंशन टू अदर्स. अब ऑथर ने यहाँ पर लविंग अटेंशन को डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज लविंग अटेंशन. लविंग अटेंशन इज अ काइंड ऑफ जस्ट एक सही पेशेंट, मतलब तुम लाइक पेशेंस में हो, एंड जनरस अटेंशन टू अदर्स. वो ऐसी चीज है जो हमको, यू कैन से, हेल्प करेगी. rather than moving inward, we are moving outwards. This is the thing that will help us. This, she thinks, it would improve the moral quality of our vision and put us in touch with reality as it truly is. वही, like you can say, further जो है वो information related है कि यही हमको help करेगा कि हम दूसरों से क्या कह सकते हैं, move outwards कर पाएं और world को जैसा है वैसा देख पाएं. Loving attention, she insists, is central to morality, and that is because it draws us out of ourselves toward the object of love, overcoming our habitual tendency to turn inward, she writes. तो ये वही इन्फॉर्मेशन जो है उसको वापस एक्सप्लेन करा गया है, इसी को वापस रीइटरेट करा गया है और सिंपल भाषा में बताया गया है कि लविंग अटेंशन जो है वो सेंट्रल है मोरालिटी के लिए, क्योंकि एक यही चीज़ है जो हमें हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है टुवर्ड्स लुकिंग इनवर्ड्स, ईगो जो रहता है, उससे हटाकर दूसरों की तरफ देखने में हेल्प करती है. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लव दैट इज टू सी दैट द लिबरेशन ऑफ द सोल फ्रॉम फैंटेसी कंसिस्ट. वही चीज़ यू कैन से. अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये पूरी पैराग्राफ ना होके कैट के अंदर ये पैराग्राफ आ जाए, तो आपको इस चीज में अगर समटाइम्स क्या होता है पता है, एग्जाम के अंदर ये जो ग्रीन है ना जिसमें सिंप्लीफाई करा है, दे विल जस्ट रिमूव दिस, और ये जो उन्होंने ऑथर की लाइन है ना इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, एंड देन विल से व्हाट शी मीन्स बाय दिस लाइन. तो एक्चुअली ना इसका एक सिंपल वर्जन ऊपर दिया गया होगा, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर ये दिया है. एग्जाम में यही ना देके ये दे देंगे, तो यू नीड टू रिमेंबर स्ट्रक्चर, अगर पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा. In lovingly attending to others, we attend to them as a source of interest and value their own right, not as things we care about merely in relation to our own concerns. अब ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे अटेंशन टू अदर्स जो है वो हेल्प कर सकता है, हाउ इट रियली अकर्स, ये बता रहा है वो. जैसे इफ यू रिमेंबर हमने ईगो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ईगो में उसने बताया था कि ईगो इज द मेन सोर्स जो इसके कारण होता है, और ईगो कैसे फैंटेसीज में क्रिएट करता है, कैसे अपस्केयर करता है, वो बताया था. अब यहाँ पर अटेंशन टू लव बताया, और वो कैसे करेगा उसको शायद मेरे पास वर्किंग है क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर क्लियर है. इन लविंग इन लविंगली अटेंडिंग टू अदर्स, वी अटेंड टू देम एज अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट. जब हम लविंगली अटेंड करते हैं दूसरों को, तो हम उनको अटेंड करते हैं एज सोर्स ऑफ इंटरेस्ट. वी ट्रीट देम एज अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वैल्यू इन देयर ओन राइट, और हम उनको वैल्यू करते हैं सही तरीके से, नॉट एज थिंग्स, क्योंकि हम उनको ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करते. वी केयर अबाउट मियरली इन रिलेशन टू आवर ओन कंसर्न्स. हम जो है हमारे रिलेशंस के बारे में, कंसर्न्स के बारे में, हमारे रिलेशंस के बारे में कंसर्न शो करते हैं व्हेन इट कम्स टू सच पीपल. वी कम टू केयर अबाउट सच थिंग्स एज इट्स ऑफन पुट फॉर देयर ओन सेक. हम जो है इन सारी चीज़ों के बारे में कंसर्न्स करने लग जाते हैं. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. दिस शी सजेस्ट फ्रीज अस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ आवर फैंटेसीज, और यही चीज़ जो है वो हमको फैंटेसीज से बाहर निकाल देती है. ये इंपॉर्टेंट है. लव ड्रॉज अस आउट ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर कंसर्न्स टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड स्पेशली टुवर्ड्स अदर पीपल. लव जो है वो हमें अंदर से बाहर निकालकर दूसरे लोगों की तरफ देखने में मजबूर, मतलब मजबूर नहीं करता, इट makes us do this. Such loving attention therefore enables us to get to the truth in a way that our ordinary looking distorted as it offends the ego fantasy does not. और ये जो है distorted visions जो हमारे ego के कारण रहता है, उसकी तरफ ना देखकर हम दूसरों की तरफ देखते हैं, जिसके कारण हम रियलिटी के लिए एक कदम पास आ जाते हैं. Loving attention is a kind of discerning attention that allows us to see things as they really are. और फिर ऑथर बोल रहा है कि लविंग अटेंशन जो है वो एक तरह का डिसर्निंग अटेंशन है, ध्यान देने वाला अटेंशन है, बिकॉज वो अलाउ करता है हमें ऐसी चीज़ों के बारे में देखने के लिए जो वो रियलिटी में है, एज दे रियली आर. पूरे पैराग्राफ का मेन मुद्दा, लविंग अटेंशन कैसे हमको हेल्प करता है वर्ल्ड को देखने में, दैट इज द मेन थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज लाइक वही चीज, सेम आइडिया, उसको वापस वापस एक बार और रिपीट कर रहे हैं. सेम थिंग, नथिंग एल्स. This is an exercise in loving attention, in setting the ego aside and grasping the reality of another. अब यहाँ पर शायद कोई एक्सरसाइज बता रहे हैं कि लविंग अटेंशन के बारे में. अब इस लाइन को पढ़कर
या तो मुझे दो चीज समझ में आ रही है, या तो ये पहले बारे के बारे में बात कर रहा है, या तो फिर ये आगे वाले का कुछ एक्सरसाइज बताएगा कि आपको ये करना चाहिए जिसके कारण लविंग अटेंशन कर सको. आई एम स्टिल नॉट सो श्योर. लेट्स रीड फर्दर. Murdoch thus embraces the forceful aspect of love. मतलब ये पहले वाले के बारे में था, आगे कुछ नहीं है. Murdoch thus embraces the forceful aspect of love. Murdoch बोलती है कि आपको embrace करना चाहिए forceful aspect of love को. Its ability to overcome us, क्योंकि ये हमें like ego से बाहर निकाल कर दूसरों world को देखने में help करता है. Love needs to be a powerful force, she suggests, in order to overcome the strong pull that fantasy has over for us. And then Murdoch suggest करती है कि love जो है वो powerful force होनी चाहिए, which means कभी कभी ये भी ऐसा भी हो सकता है ना, किसी का प्यार हुआ और एक से लव हुआ बट दैट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग इनफ, तो उस केस के अंदर वो हमें एक्चुअली खुद के यू कैन से जो ईगो है, व्हाट इज ईगो, जो हमें अंदर पुल करता है. लव इज द ओनली फैक्टर जो हमें अंदर की तरफ पुल ना कर कर हमें बाहर की तरफ पुल करता है. सो इफ दैट लव इज नॉट स्ट्रॉन्ग, तो तुम इवन दो यू आर इन लव यू माइट बी स्टिल, तुम्हारा ईगो जो है तुम्हें इनवर्ड ही पुल करेगा. मुझे ये सब रियलाइज हो रहा है, आई कैन फील इट बिकॉज दिस इज द सेम थिंग्स. बिकॉज यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर एम्फेसिस करा है, love needs to be a powerful force, she suggests, in order to overcome the strong pull that fantasy has for us. We are strongly motivated to fantasize because doing so speaks to our deep egocentric needs and wishes. ऑथर बोल रहा है कि हम हार्ड वायर्ड हैं, हम स्ट्रांगली मोटिवेट करे जाते हैं कि आप जो है वो बेसिकली फैंटेसाइज करो. वी आर हार्ड वायर्ड टू डू दिस. बट लव इज अ पावरफुल इनफ फोर्स दैट इज एबल टू ओवरकम दिस. बट लव एक ऐसी फोर्स है जो इस चीज को ओवरकम कर सकती है. एबल टू ड्रॉ अस आउट ऑफ ourselves and towards reality. वही चीज, सेम आइडिया, रिपीटिशन अगेन एंड अगेन. In thus reorienting us, it can allow us to see and respond to others as they really are, and this she thinks is the core of morality. ये वापस वही चीज रिपीटेशन है कि लव जो है वो अंदर से बाहर निकल कर बाहर तरफ आप देख पाते हो. यू कैन कनेक्ट विद अदर्स, उसके कारण जो है आप रियलिटी में जैसा है उनको वैसे ही देख पाते हो. मे बी इस पैसेज के अंदर ये पांचवी या फिर छठी बार आया है. ओके. So Murdoch continues the story about M and D by imagining that M really does want to do the right thing, so she takes herself to task. She reflects on herself and her relations to D and realizes that she is snobbish, old-fashioned, and perhaps even jealous of D. M then attends carefully, patiently, and generously to D, and the way M thinks about D gradually changes. Rather than seeing her as a vulgar, she instead comes to see her as a refreshingly simple. Rather than seeing her as undignified, she comes to appreciate her spontaneity. Rather than seeing her as irritatingly childish, she sees her as pleasantly youthful and so on. ये पूरे पैराग्राफ के अंदर मेन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? वी आर नॉट स्पेसिफिकली डीविंग टू, इन सब चीजों से क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो इरिटेटिंग चाइल्डिश देखती थी या फिर नहीं देखती थी. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस. व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अस कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या. मर्डॉक ने उनकी स्टोरी कंटिन्यू करी कि एम रियली डज वांट टू डू द राइट थिंग, कि मदर इन लॉ जो है वो सही चीज करना चाहती है. सो शी टेक्स हरसेल्फ टू टास्क, शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हरसेल्फ. मेन मुद्दा पता है क्या है? बस ये, दिस इज द ओनली थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हरसेल्फ एंड रिलेशन टू डी. उसने क्या करा? उसने रियलाइज करा कि वो जो है उसको जस्टफुली नहीं देख पा रही. उसने अपने आप को रिफ्लेक्ट करा और उसने रियलाइज करा कि मैं स्नॉबिश हूँ, मैं जेलस हूँ. दिस इज द और रियलाइजेशन पार्ट कि आई एम स्नॉबिश एंड जेलस, और उसके कारण उसका पर्सपेक्टिव जो था उस पर्सन के लिए कंप्लीटली चेंज हो गया. दिस इज द मेन पूरे पैसेज के अंदर, ये पैराग्राफ के अंदर बस यही मेन की क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप खुद के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, देन आप जो फैंटेसी कर रहे हो वो ब्रेक हो जाती है एंड यू सी द पर्सन और यू सी द रियलिटी एज इट रियली इज. नथिंग मैटर्स. लेट्स गो मूव फर्दर. In Murdoch terms, what M does when she reflects further on D is lovingly attend to her. और हमको ये भी समझ में आ गया कि ये जो रिफ्लेक्ट करना होता है ना, जो ऑथर ने पहले बोला कि what she reflects on other, what is his reflection? Lovingly attend to her, which means अगर आप lovingly attend कर रहे हो किसी पर्सन के लिए तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उसके कारण फैंटेसी ब्रेक हो जाएगी. She's trying to be fair to her, trying to do justice to her, trying to see her as what she really is. In short, M is trying to understand D properly, and this is an exercise of loving attention, in setting the ego aside and really coming to grasp the reality of another individual. हमारे लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है. शी ट्राइंग टू फेयर टू ट्राइंग टू जस्टिस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है? एम इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. This is an exercise in loving attention, in setting the ego aside and really coming to grasp the reality of another individual. This is the only key crux of information जो हमारे लिए important है कि loving attention में क्या होता है. Loving attention में आप दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, आप अपना ईगो को असाइड कर देते हो और रियलिटी ऑफ अनदर इंडिविजुअल को देखते हो. Reflecting on something is a part of loving attention, which you can say help us in grasping the reality of a person. This is the only thing that is important. Rest of aside is just detail, not important. Lovingly attending in this way is a way of coming to grasp D, a way of being responsive to her as she really is, and Murdoch thinks of this as something that is morally significant itself. Still, like
सिग्निफिकेंट है, कितनी बार एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि एम जो है लाइक दिस इज मॉरली सिग्निफिकेंट, लाइक स्टिल सी दिस इज मॉरली सिग्निफिकेंट, यहाँ पर आ गया दिस इज मॉरली कोर ऑफ मोरालिटी, वही वही चीज, सेम आइडिया कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, रीट्रेट हो रहा है, बस सेम थिंग. This might seem to capture some kind of love, but we might wonder whether it captures them all. अब अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट है और यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग विच इज मेन पॉइंट, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन जो कि ऑथर कास्ट कर रहा है डाउट के अंदर, डाउट, यू नो द ऑथर इज कास्टिंग अ डाउट. दिस माइट सीम टू कैप्चर सम काइंड्स ऑफ लव, ये जो चीज तुमने बताई ये शायद कुछ तरह का लव जो है कैप्चर करता है, बट वी माइट वंडर वेदर इट कैप्चर्स देम ऑल. क्या जो तुमने ये लव बताया क्या ये सारे लव के बारे में ट्रू है कि कुछ कुछ लव के बारे में ही ट्रू है? कांट लव बी डेंजरस एंड मिसलीडिंग? ऑथर फिर यहाँ पर एक और आइडिया दे रहा है कि क्या लव डेंजरस और मिसलीडिंग नहीं हो सकता क्या? मर्डॉक अलाउज दैट इट कैन. मर्डॉक बोलती है कि हाँ, लव जो है वो डेंजरस भी हो सकता है और मिसलीडिंग भी हो सकता है. At the start of Romeo and Juliet, after all, Romeo is speaking of his love for Rosaline, a love that is instantly forgotten on meeting Juliet. Then हमारे पास एग्जाम्पल आता है रोमियो एंड जूलियट का, कि रोमियो एंड जूलियट के केस में भी बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रोमियो एंड जूलियट, रोमियो जो है वो रोजलिन के बारे में बोल रहा है, एक ऐसा लव जो कि इंस्टेंटली फॉरगॉट कर जाता है वो जब वो उसको मिलता है जूलियट को. ऑर्डनरी ह्यूमंस ordinary human love can lead us astray and is sometimes blind and selfish. ऑथर सेज कि ऑर्डिनरी जो बेसिकली ह्यूमन लव होता है ना, ये लीड अस अस्ट्रे, ये हमको अपने पाथ से भटका देता है और ये बहुत ज्यादा ब्लाइंड होता है और सेल्फिश होता है. बट शी इंसिस्ट व्हेन लव लीड अस अस्ट्रे दिस इज बिकॉज समथिंग दैट प्रॉपर्ली एम्स एट अ रियल पर्सन has instead taken as its objects an illusion, something that falls short of its own true aim. Now this is really important. यहाँ पर you can say like really important है क्योंकि यहाँ पर एक ऑथर एक की आइडिया दे रहा है. ऑर्डिनरी ह्यूमन जो है अपने पाथ से भटक जाते हैं क्योंकि लव जो रहता है वो ब्लाइंड रहता है, सेल्फिश रहता है कभी कभी, समटाइम्स. देन इट सेज बट शी इंसिस्ट व्हेन लव लीड्स अस अस्ट्रे, जब एक पर्सन जो एक लव के अंदर है अपने पाथ से भटक जाता है, वो क्यों भटकता है? दिस इज बिकॉज समथिंग दैट प्रॉपरली एम्स एट रियल पर्सन हैज इंस्टेड टेकन एज इट्स ऑब्जेक्ट एंड इल्यूजन, रादर देन आपका एम था कि यू वांटेड लव और यू वांटेड टू लव दैट पर्सन. अब आपने क्या करा, रादर देन ट्रीटिंग दैट एज अ पर्सन, आपने उसको एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ इल्यूजन की तरह ट्रीट करा. दैट्स व्हाई द लव, यू कैन से, जो आपका पाथ था वो भटक गया. दैट इज द कंक्लूजन दैट द ऑथर, यू कैन से, मर्डॉक अराइव्ड एट. Love that is morally misleading is, though perhaps common, itself a defective or at least imperfect form of love. Attentive love, by contrast, represent the ideal of love. Now, ये भी important है. This is really really important. Author बोल रहा है कि love जो morally misleading होता है, जिसके अंदर आप rather than treating something as a person और rather than properly aiming at person, आप जो है वो उसको एक object of illusion की तरह ट्रीट कर लेते हो, ये लव जो रहता है ये मॉरली मिसलीडिंग रहता है और ये एक डिफेक्टिव लव है. दिस इज नॉट ट्रू लव, दिस इज डिफेक्टिव लव और एटलीस्ट इम्परफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ लव है. अटेंटिव लव बाय कंट्रास्ट रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ लव. देन इट शी सेज कि अटेंटिव लव जो होता है ना, ये एक्चुअली represents the ideal of love. ये ideal love है. Attentive love is the ideal love and this is not true love. Now ये passage जो है वो बहुत ज़्यादा important आ जाता है. यहाँ पर हम discuss करते हैं कि जो मर्डॉक लव के बारे में बात कर रही है ये सारे लव के बारे में नहीं है, कुछ कुछ लव के बारे में है. देन एग्जाम्पल आता है हमारे पास कि डेंजरस एंड मिसलीडिंग लव, उसका एग्जाम्पल हमारे पास आता है रोमियो एंड जूलियट. रोमियो का जूलियट के एग्जाम्पल के हिसाब से उस आइडिया को एलाबोरेट करा है. देन इट गोज ऑन टू से दैट ऑर्डिनरी ह्यूमन लव जो है वो हमको हम लाइक जो ह्यूमन का पाथ है वो बेसिकली क्या कह सकते हैं, भटक सकता है. लव जो रहता है वो ब्लाइंड रहता है और सेल्फिश रहता है. देन उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि क्या कह सकते हैं, जब आप क्यों लाइक यू नो लाइक दिस इज फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट ऑरेंज पैसेज इटसेल्फ, ये वाले पैसेज के अंदर, कि जब लव जो है वो हमको एस्ट्रे करता है, यू कैन से हमारा पाथ जब भटकता है, ये इसलिए क्योंकि हम पर्सन को एज अ पर्सन नहीं ट्रीट करके या फिर समथिंग या फिर थिंग को एज अ पर्सन ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट एज एन ऑब्जेक्ट इन इल्यूजन. एंड ऑब्जेक्ट इन इल्यूजन ट्रीट करने के कारण हम जो है ट्रू एम से भटक जाते हैं. ये लव जो है ऑलरेडी मिसलीडिंग रहता है और इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ लव रहता है. एंड इससे अटेंटिव लव जो है ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल ऑफ लव. तो यहाँ पर दो तरह के लव का हमारे पास डिस्कशन है. अटेंटिव लव के बारे में बात है, मिसलीडिंग लव के बारे में बात है, और क्यों हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, अस्ट्रे जाते हैं, ये जो है डिस्कस है. तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बन जाता है. बहुत ज़्यादा की आइडियाज़ हैं जो कि एक साथ क्लम्स्ड है. इमेजिन फॉर एग्जाम्पल, अब इसी चीज़ का एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया है कि आइडियल फॉर्म ऑफ लव है, कुछ आइडियल फॉर्म, अटेंटिव लव बाय कंट्रास्ट रिप्रेजेंट द आइडियल फॉर्म ऑफ लव. अब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन. Imagine for example that D husband in Murdoch's example does not really know or understand her. कि भैया डॉटर इन लॉ का हस्बैंड जो है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता. Instead he projects a mixture of feminine stereotypes onto her and responds positively to D as a result of this fantasy.
उसके पास कुछ स्टीरियोटाइप्स है, उसके कारण वो डी की तरफ पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्टीरियोटाइप्स है। Although this is much more positive than M's hostile fantasies, it will still count as an at best defective form of love, a love that has failed to meet his own standard. For Murdoch, real love is a way of actually engaging with another, not merely with an illusion. A love that fails to attend to the other is a failure of love. Now, ये main point of information है यहाँ पर, जो कि key crux of information है, and this is something which is purely example. जो last का जो हमने बताया ना, दो तरह के love को बताया है, उनको illustrate करने के लिए यहाँ पर एक example show करा है। उन्होंने बोला है कि लाइक जो डॉटर इन लॉ का एग्जांपल दिया मर्डॉक ने, एग्जांपल के लिए इमेजिन करो कि उसका एक हस्बैंड है, दे आर इन लव, लाइक दोनों को लगता है कि हम एक लव के अंदर है, बट एक्चुअली हस्बैंड जो है ना उसके कुछ पॉजिटिव स्टीरियोटाइप है उसकी डॉटर इन लॉ के बारे में। नो लाइक कोई भी डॉटर इन लॉ है, लाइक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का कैसे पढ़ा था हमने, डॉटर इन लॉ का जो हस्बैंड है ना उसके लिए उसके दिमाग के अंदर पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स है उस डॉटर इन लॉ के माइंड के हिसाब से। तो वो क्या करता है, क्योंकि पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट वल्गर थिंग्स और एनीथिंग लाइक दैट, उसके पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स है और उसके हिसाब से बोला हुआ है। बट ऑथर के हिसाब से ऑल्दो मदर इन लॉ की होस्टाइल फैंटेसीज थी तो हम बोलते हैं कि ये इमोरल है। मर्डॉक के हिसाब से ऑल्दो आपके अंदर पॉजिटिव स्टीरियोटाइप्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ लव, दैट इज नॉट ट्रू लव, यहाँ पर लिखा है। Although this is much more positive than M's hostile fantasies, it would still count as an at best defective form of love, a love that has failed to meet his own standard. ये author conclude करता है कि ये भी गलत है. This is not true love. For Murdoch, real love is a way of actually engaging with another, not merely with an illusion. Because true love के अंदर आप किसी person से reality में you can say engage करते हो, ना कि किसी illusion के अंदर। और ऐसा love जो ऐसे यू कैन से स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता इज अ फेलियर ऑफ लव, यहाँ पे कंक्लूड करता है। तो इस चीज का पूरा एग्जांपल यहाँ पर है। और ट्रू लव क्या होता है, यू कैन से लाइक दिस इज अ बेस्ट डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ लव, इसी पॉइंट का जो मेंशन करा था उसने, उसी को यहाँ पर उसने यू कैन से फर्दर एम्फसाइज कर दिया बाय एग्जांपल। नाउ वी आर स्पेसिफिकली श्योर कि अटेंटिव लव इज द वन जो कि मर्डॉक कंसीडर करती है कि ट्रू लव है, बाकी सब ट्रू लव नहीं है, डिफेक्टिव है। Love, then, is central to morality for Murdoch because it can enable us to overcome our temptation to fantasize and instead see and respond to others. वही like वही पॉइंट रिटरेट करा है कि दैट्स वाई जो है मर्डॉक के हिसाब से लव जो है वो सेंट्रल है मोरालिटी के लिए, बिकॉज ये हमको अलाउ करता है कि हम फैंटेस लाइक हमारी जो टेम्पटेशन है फैंटेसाइज करने की उससे ऊपर हटें और जैसा वो पर्सन है दूसरे जैसे पर्सन है उनको वैसे देखें। And although the claim that love is central to morality might sound strange to contemporary ears, it is an idea that has been for millennia at the heart of many religions and cultural traditions such as Judaism, Christianity and Buddhism. अब यहाँ पर ये भी एक important जो है वो information आ जाती है कि although ये जो idea जो है ना कि love जो है वो central है morality के लिए, ये बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लगेगा कि you can say idea बहुत अजीब लगेगा। बट ऑथर बोलता है कि ये आइडिया जो है वो नया नहीं है, ये बहुत सालों से मतलब बहुत यू कैन से बरसों से ये हमारे अंदर है, रिलीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है और रिलीजन का एग्जाम्पल दिया और कल्चरल ट्रेडिशन का एग्जाम्पल दिया जैसे जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म, इनके अंदर है। इन दिस लाइट रोमियो एंड जूलियट्स इल-फेटेड लव माइट बी अंडरस्टूड एज मोर देन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल विल। और इस लाइट के अंदर अगर देखा जाए तो जो रोमियो एंड जूलियट का जो इल-फेटेड लव है ना, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज मोर देन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल विल, केवल वो पर्सनली उनका विम नहीं है या फिर कैप्राइस नहीं है, दिस इज मोर देन दैट। Rather, it might be a rare amount of undistorted, blinding insight into the infinitive and irreplaceable value of others. तो यहाँ पर हमारे पास कि जो उनका लव था दैट वाज नॉट इल फेटेड लव, यू नो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं मोर दैन यू नो पर्सनल में नहीं थी, उससे ज़्यादा थी। रादर इट माइट बी अ रेयर मोमेंट ऑफ अनडिस्टॉर्टेड ब्लाइंडिंग इनसाइट इनटू द इन्फिनिटिव एंड इररिप्लेसेबल वैल्यू ऑफ अदर्स। तो वो लाइक दिस इज समथिंग लाइक आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मेन जो कन्वर्सेशन है दिस इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड रोमियो एंड जूलियट का लव क्या था। आवर मेन आई कैन से इंपॉर्टेंस इज कि हाउ लव कैन चेंज अस। सो although I don't understand the true essence of this, what this truly means, but it's fine because you don't need to understand the whole passage. और अगर लगेगा तो हम इसको वापस आगे रीड कर देंगे। Like first thing is that अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं भी आ रही है ना, it's fine because you're looking for structure. अगर कोई specifically key detail, let's say पूरा पढ़ लिया, 80-90% समझ में आया, तुमको स्ट्रक्चर पता है कहाँ पर क्या है, क्वेश्चंस में गए और वहां पर अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया, then what you have to do just go back जहां पर ये थी और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है। What might this mean for us today and how might we come to practice attentive love? अब ऑथर बोल रहा है कि आप आज के ज़माने में इसका क्या महत्व है या फिर हम कैसे attentive love को प्रैक्टिस कर सकते हैं। Unfortunately, there are Murdoch suggests no quick fixes here enabling us to do instantaneously. तो Murdoch बोलती है कि यार instant fix तो नहीं है,
जैसा आप सोच रहे हो. Nevertheless, the practice of attentive love is something that we can actually gradually cultivate and strengthen. The ego's hold on us is not fixed and we can lessen its grip bit by bit. तो जो अपन क्या कह सकते हैं कि अटेंटिव लव जो है उसको आप धीरे धीरे नेचुरली प्रैक्टिस करके स्ट्रेंथन कर सकते हो, और ईगो की जो आपके ऊपर होल्ड है वो इतनी ज़्यादा फिक्स नहीं है. स्ट्रेंथन तो है, बहुत मजबूत तो है, पर फिक्स नहीं है कि कभी हिलेगी नहीं. The way to do is via attention to others, though it is often difficult to do so. We can consciously devote our time to energies to focusing away from the busy throng of our own task and towards others. तो मेन ऑथर फिर यहाँ पर एक वही मेन मुद्दा बोलता है, लाइक बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि आप जो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप दूसरों की तरफ अटेंशन पे करो. ऑल्दो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि आप दूसरों की तरफ अटेंशन पे करो, आपकी एनर्जीज जो है वो अपने अंदर से हटा के दूसरों के ऊपर फोकस करो, बट दैट इज द ओनली वे टू कल्टिवेट अटेंटिव लव. Simply dragging ourselves away from our own concerns and paying patient attention to another helps. अगर आप अपना अटेंशन जो है या फिर अपने कंसर्न्स को छोड़कर किसी दूसरे बारे के पर्सन के अंदर छोड़ रहे हो, so that is a form of an attentive love. For example, attending to a frustratingly arrogant acquaintance may allow me to realize that their arrogance is a fact of symptom of social insecurity, and thus provides me with an opportunity to respond to them with a greater insight and compassion. उसी चीज़ का एग्जाम्पल है, नॉट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, बट अगर मीनिंग समझना है तो वही कि मेरा एक, अगर मान लो एक एक्विटेंस है जो एरोगेंस है, तो मैं उसको एरोगेंट ही समझता था, बट मैंने उसको लाइक आई ट्रीटेड हिम विद केयर अफेक्शन. मैंने अपने कंसर्न को छोड़कर अभी उसके बारे में कंसर्न में भी सोचना शुरू करा, तो मुझे पता चला कि उसके अंदर सोशल इनसिक्योरिटी थी. दैट्स वाई द रीजन कि वो ऐसा एक्ट कर रहा था. उसी का एग्जाम्पल है कि आप दूसरी तरफ, अगर दूसरे लोगों की तरफ, यू कैन से, इफ यू केयरफुली अटेंड टू देमसेल्फ, if you practice the action of not thinking about your own concerns but किसी दूसरे के concerns के बारे में सोच रहे हो, then simply just by doing that you will achieve what you want. मतलब जो तुम्हें चाहिए ना, अटेंटिव लव, जो फैक्टर चाहिए कि हम ईगो से हटकर दूसरी तरफ के बारे में सोच पाए, यू विल बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तुम फैंटेसी से हटकर उस पर्सन को जैसा वो है वैसा देखोगे. Even our everyday engagement with art, skill and craft can be starting point for or a learning point for another. उसके बाद ऑथर बोलता है कि केवल दूसरों की तरफ देखना, दूसरों से बात करना ही तरीका नहीं है. अगर आप एवरीडे एंगेज हो किसी आर्ट से, किसी स्किल से, किसी क्राफ्ट से, तो वो भी एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है अदर के लिए. मतलब दूसरों की तरफ ध्यान देना इज नॉट दी ओनली थिंग दैट यू कैन डू. वॉट यू कैन डू, अगर आप कोई आर्ट स्किल पिकअप कर लो या फिर क्राफ्ट पिकअप कर लो, ये भी हेल्प करेंगे आपको कि आप दूसरों से लविंगली अटेंड कर पाओ. Very often, we may be prompted to attend to others by our dim awareness that we are judging others harshly or failing to do justice to them. This, of course, is what happens to M. M is tacitly aware of her own snobbery and classism. Through recognizing it, probably still painful for her. This kind of inchoate recognition of our failures regarding others is common, and we can respond to it in different ways. The ego would have us look away and avoid the painful recognition of shortcoming, but recognizing it can prompt us to look outwards at those we are just judging unjustly and rethink our understanding of them. Significant creative imagination may then be required for us to come to grasp them more truthfully. Now, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कि कभी कभी जो है हम लोगों को अटेंड करने की कोशिश करेंगे, लाइक वी आर अटेंडिंग, हम दूसरों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनके कंसर्न के बारे में ध्यान दे रहे हैं, बट हमारी अवेयरनेस जो है वो कम है. अवेयरनेस कम होने के कारण क्या होगा, इवन दो हम उनको केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है वो उन लोगों को जज करेंगे हार्शली या फिर उनको जस्टिस नहीं कर पाएंगे. और उसी का एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिया है, जो एम के बारे में दिया है, मदर इन लॉ के बारे में. मदर इन लॉ को पता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन उसको पता है कि वो स्नॉबरी है, मतलब यू कैन से वो एरोगेंट है और उसके अंदर क्लासिज्म है, बट उसके बावजूद भी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में वो नहीं कर पाती उसको रिकॉग्नाइज. ऑल्दो शी नोज दैट शी इज दैट, बट शी इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस. क्यों? क्योंकि वो एरोगेंट है, और यू कैन से पेनफुल है वो उसके लिए. इज प्रॉब्ली पेनफुल फॉर हर टू रिकॉग्नाइज दिस कि वो ऐसी है. दिस काइंड ऑफ इनकोएट रिकॉग्निशन, इनकोएट मतलब रूडिमेंट्री बेसिक चीज जो होती है ना, ऑफ आवर फेलियर्स रिगार्डिंग अदर्स इज कॉमन एंड वी कैन रिस्पॉन्ड इट टू इन डिफरेंट वेज. ऑथर ये बोल रहा है कि ऐसा फेलियर जो रहता है ना, कि खुद की जो कमियां हैं या फिर कोई कोई बेसिक जो थिंग्स रहती है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का जो फेलियर रहता है, ये कॉमन है और बहुत लोगों में देखा जाता है, और लोग जो है इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं डिफरेंट वेज के अंदर. कैसे? देखो, दो रिस्पॉन्स आते हैं. मदर इन लॉ का रिस्पॉन्स क्या था? पहले कंडीशन के अंदर मदर इन लॉ ने उसका ईगो ने उसका कंट्रोल ले लिया. द ईगो वुड हैव जस्ट लुक अवे एंड अवॉइड द पेनफुल रिकॉग्निशन ऑफ शॉर्ट कमिंग विच शी डिड इनिशियली मदर इन लॉ ने लाइक एग्री नहीं करा. शी वॉज सेइंग कि उसने बायस था उसके अंदर, उसने ईगो, उसके ईगो ने उसको टेक ओवर कर लिया, उसके कारण वो जैसी उसकी डॉटर इन लॉ है उसको देख नहीं पाई. बट recognizing it can prompt us to look outwards at those we are judging unjustly and rethink our understanding of them. बट ऑथर ये बोल रहा है कि अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं
कि हाँ, ईगो ही एक तरीका नहीं है, अगर मैं उसको रिकॉग्निशन कर लेता हूँ, तो हम उस पर्सन को जैसा वो है, वैसा देखेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर्सन के लिए वो रीथिंक होगी। सिग्निफिकेंटली क्रिएटिव इमेजिनेशन में देन बी रिक्वायर्ड फॉर अस टू कम टू ग्रास्प एंड मोर ट्रूथफुली, और सिग्निफिकेंट इमेजिनेशन जो रिक्वायर्ड है। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका पूरा मतलब ये है, कभी कभी हम कोशिश कर सकते हैं लोगों को अवेयर अवेयर होकर ट्रीट करने से, बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हमारी अवेयरनेस नहीं है तो हम लोगों को हार्शली या फिर अनजस्टफुली ट्रीट करेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है वो एम का एग्जाम्पल दिया, जो भी हमारे पास प्रोवाइडेड था। देन ऑथर बोलता है कि ये चीज़ें जिसमें हम लोगों को हमारे ओन फेलियर को रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पाते, ये होता है, बहुत कॉमन है। और इसको हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम उसको सब ईगो पे छोड़ दें, और ईगो जो है वो हम अगर ईगो को ट्रीट करने दिया आपने, तो आप उस पर्सन जो जैसा है उसको आप कभी नहीं, यू कैन से, अमेंड कर पाओगे। पर अगर आप उसको ईगो को ट्रीट करने नहीं देते हो, तो उस केस के अंदर अगर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो जैसा पर्सन रियलिटी में है आप उसको एड्रेस कर पाओगे। Finally, Murdoch makes the intriguing suggestion that even our everyday engagement with art, skill and craft can be starting point for learning to attend to others. Then Murdoch कहती है कि जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को अटेंड करने से आप सब कुछ सीखोगे. You can start with art, skill and craft से भी आप चीजें सीख सकते हो. In learning skills and craft or engaging with art, we learn to focus on something outside of ourselves, something we seek to gradually deepen our grasp of. The beginner in this context needs to exercise humility, to recognize that their initial impression may need not to be rethought and that their grasp is partial and inadequate. Thus, Murdoch suggests that though the person who took things no further would clearly be lacking arts, skills and crafts are an excellent introduction to moral life and the kind of attentive lore we required us to was there. ये पूरा बस क्या कह सकते हैं, सपोर्टिंग डिटेल की तरफ आ जाता है। ये जो पार्ट है थस से, ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, बट दिस इज जस्ट अ सपोर्टिंग डिटेल। व्हाट दिस पैराग्राफ सजेस्ट, ये पैराग्राफ क्या बोलता है? ये पैराग्राफ जो है उसका मेन मुद्दा यही है कि केवल दूसरे लोगों को अटेंड करने से ही आप अटेंटिव लव डेवलप नहीं करोगे। यू कैन डेवलप द अटेंटिव लव विद, यू कैन से, लुकिंग विद आर्ट स्किल एंड क्राफ्ट। अगर आप आर्ट स्किल एंड क्राफ्ट की तरफ देख रहे हो तो भी आप दूसरों की तरफ केयरफुली और लवली अटेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो बिगिनर रहता है, ऑथर से कि बिगिनर जो, क्योंकि जब आप आर्ट स्किल एंड यू कैन से क्राफ्ट में एंगेज करते हो तो आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, यू आर नॉट लुकिंग इनसाइड, यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग आउटसाइड। आप दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो और उनके ऊपर जो ग्रास्प है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो। देन ऑथर सेज द बिगिनर इन दिस कॉन्टेक्स्ट नीड्स टू एक्सरसाइज ह्यूमिलिटी। जो भी बिगिनर होता है ना, उसको ह्यूमिलिटी एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उसको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरी विचारधारा है, या फिर जो भी मेरे व्यूज हैं, दे आर पार्शियल एंड एडेक्वेट, वो परफेक्ट नहीं है। Thus, Murdoch suggests that though the person who took things no further would clearly be morally lacking, art, skill, and crafts are an excellent introduction to moral life and the kind of attentive love required us to be there. देन मर्डॉक कहती है कि अगर एक पर्सन जो कि शायद किसी पर्सन के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए अटेंटिव लव प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, बट स्टिल अगर वो आर्ट स्किल एंड क्राफ्ट भी अगर कर रहा है, तो वो भी एक सही बात के ऊपर है। On Murdoch's picture, attentive love is therefore a possibility for us all, and with practice, anyone can exercise it. मर्डॉक के पिक्चर के हिसाब से अटेंटिव लव जो है वो हम सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस है, एक पॉसिबिलिटी है, और कोई भी पर्सन जो है इस लव को प्रैक्टिस कर सकता है। What it requires is for us to take the time to wrench ourselves away from the insatiable ego and orient ourselves towards the difficulty reality of other people. और क्या ये चीज़ रिक्वायर करती है कि हम अपने ईगो से हटें और दूसरी तरफ लोगों की तरफ ओरिएंट हों। सो दिस इज़ अ पैसेज जो एज यू कैन सी एथिक्स बेस्ड पैसेज, अगर जो लोग स्टक करें हैं, लाइक बहुत कभी कभी ऐसा होता है, आई ऑल्सो स्टार्ट अ वीडियो और बीच में नींद आ जाती है या फिर टफ लगता है, तो वी कैन लीव इट। सो एनीबडी हु हैज स्टक विथ until the end, like you deserve an applause right now, have a pat on your back, क्योंकि बहुत लोग नहीं स्टक कर पाते। सेकेंड थिंग इज दैट आई विल टेल यू वन थिंग, एथिक्स बेस्ड पैसेज टफ लग सकते हैं एंड दीज आर टफ एज वेल, बट कभी कभी एथिक्स बेस्ड पैसेज के अंदर, जैसा इस पैसेज के अंदर था, देयर इज रिकरिंग आइडिया। अगर मेन आइडिया कोई मुझसे इस पैराग्राफ का पूछेगा, द मेन आइडिया इज ओनली वन एंड ओनली वन। कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि इस आइडिया को डील कर रहा हो कि ईगो जो है वो फैंटेसी अराइज करता है, और फैंटेसी अराइज करने के कारण रियलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। बट लव इज समथिंग जो कि हमको इनवर्ड ना टर्न करके आउटवर्ड टर्न करता है, अटेंटिव लव स्पेसिफिकली, एंड इट कैन हेल्प अस टू, यू कैन से, लुक एट द वर्ल्ड एट अ मोर जस्ट मैनर। कोई भी एक ऐसा ऑप्शन जो होगा जो इन सारे एलिमेंट्स से मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट्स को ले लेगा, आई विल मार्क दैट ऑप्शन एज अ मेन आइडिया, बिकॉज यही एक ऐसा आइडिया है जो इस पैसेज के अंदर रिपीटेटिवली क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। सो दैट वुड बी the main idea of this passage. Similarly, I will say ethics-based passage requires a lot of attention and focus, but if you are able to crack the structure, जैसे मैंने आज crack करा है, then you will be able to manage everything pretty easily. So that's all for this lecture. I know ये बहुत बड़ा lecture हो गया, probably more over than hour,
But if you are stuck with this, then maybe that you have might have learned something. And I specifically like this passage because the author has really put in a lot of efforts, because language जो है वो although tough लगती है, but as we go on from, you can say, simpler to the complex structure, it becomes pretty easy, as you can see. So thank you so much for sticking with this video if you are, and yeah, just keep on learning and eventually you will succeed.